चलिए हम फिर से आज लेकर आए हैं सेकेंड पार्ट प्राइमरी का। हमने 15 क्वेश्चंस करे थे पिछले सेशन में। अब यहाँ से 16 से स्टार्ट करेंगे और कैसे सॉल्व करना है पेपर को देखते हैं हम। बड़ा ही आसान है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ठीक है, मीन्स इन्होंने पूछा है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, इंक्लूजन की। तो ये किस पर आधारित है, तो इसको देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। और पहले मैं बता दूं इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम अशक्त विद्यार्थियों को भी एक साथ पढ़ाते हैं, महिलाएं हों बच्चे हों जो भी हैं उनको हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। बच्चा चाहे जैसा, चाहे निम्न बुद्धि का हो, चाहे मंद बुद्धि का हो, चाहे हाई उसका IQ लेवल हो, लेकिन सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यवहारकारी सिद्धांत पहला है, तो इसको ये तो नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है इसका हम देखते हैं, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड। तो हालांकि होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें केवल ही अशक्त बच्चों के प्रति अनुभूति नहीं रखनी है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, दैट इज रिटन राइट बेस्ड। राइट मीन्स अधिकार, जहाँ पे मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, जहाँ पर मानवतावादी विचारधारा होती है। और मानवतावाद क्या कहता है कि सारे बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, एक जगह पे एक ही रूप में सम्मिलित करके, यही होती है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और अधिकार भी मीन्स बच्चों के राइट्स भी होने चाहिए, उनके ये अधिकार हैं। तो इसका ऑप्शन बेस्ट थर्ड होगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, तो ये भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सारे बच्चों को एक साथ लाना होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, जो कि समावेशी शिक्षा 2019 में इसका उल्लेख इस तरीके से किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, मीन्स कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क। बात हो रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, और ये कई बार हम बता चुके हैं, ये कई बार आया भी है इस तरीके का क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, जिसमें ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना होता है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो अधिगम का क्या है, मीन्स लर्निंग इज प्राइमरली, क्या मतलब है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। हमें रोट मेमोराइजेशन पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना, और ऐसा ऑप्शन आता है तो वो बिल्कुल नहीं होगा सीटेट में, आप हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे प्रबलन पर केंद्रित है, चलो मान सकते हैं रीइंफोर्समेंट को। फिर अनुबंधन द्वारा अर्जित है, कंडीशन, तो कंडीशन तो नहीं होती। जैसे बच्चे के ऊपर कल कंडीशन रख दोगे, उसको किसी चीज़ से जोड़ दोगे, तो वो कैसे सीख पाएगा, उसका अपना विकास कैसे होगा, वो अपने माइंड को कैसे यूज करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे आ रही है, अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, दैट इज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। अब देखो इन चार ऑप्शन में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो पहला तो एलिमिनेट हो गया, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे दो, मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या अवबोधन, अवबोधन क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। अगर हम अच्छे से उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, चीज़ों को रट के नहीं पढ़ना है आपने। जब तक किसी फैक्ट को, किसी थियरी को अच्छे से समझा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। और बच्चे की अगर समझ अच्छी है किसी टॉपिक के प्रति, तो वो क्या बोला जाता है, एक संरचनावादी ढांचे में वो ढल जाएगा, समझ के वो अपने वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकेगा। दैट इज़ द अप्रोच ऑफ संरचनावादी ढांचे और कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मीन्स Navy theories that is written here you see means सहजानुभूत और you can say instinct theory means जिसमें बच्चा means वो अपने जो उसको आसान लगता है, जो उसके इंस्टिंक्ट होते हैं, जिसमें उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो उन सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हम पढ़ते हैं। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये तो नहीं है, क्योंकि बच्चे के जो इंस्टिंक्ट होते हैं, बच्चे जो मतलब कुछ उनके पास प्री नॉलेज होता है, कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं वो स्टार्टिंग से ही, तो उनको अनदेखा नहीं कर सकते हम। बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हम इनको पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हैं ना। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, तो मेमोराइजेशन की हमने बात ही नहीं करी। याद करना नहीं, समझना ज़्यादा होता। अब जैसे हमने मान लो हमें नहीं भी पता है नेवी थियरीज़ क्या होती है, तो फिर भी हमने जब 4 ऑप्शंस पढ़े तो हमें पता चल गया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जायज़ सी बात है फिर यही ऑप्शन होगा। अब इसको देख भी लेते हैं। क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। मीन्स शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। अगर हम बार बार उनको एग्जाम्पल्स देंगे चीज़ों को, मान लो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो वो अपने साथ लेकर एक क्लासरूम में आते हैं। मीन्स उन्होंने बचपन में सीखा, या बचपन में सीखा क्या उनके साथ हैं, उनके माहौल से हैं, तो हमें क्या करना, अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो हमें क्या करना, उन अच्छी चीज़ों को और आगे बढ़ाना है। अगर गंदी आदत है तो उनको उनके प्रतिकूल उदाहरण दे करके उनको ये बताना है बेटे ये चीज़ सही नहीं है, या इसका इफ़ेक्ट ऐसे पड़ता है। तो इससे हम उनकी उन मूल प्रवृत्तियों को हम विलोप कर सकते हैं। एक मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है जो कि टेट में पूछा जाता है, जो मैकडोगल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति हर इंसान में होती हैं। कई बार कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, उनको भी चेंज करने की कोशिश करी जाती है। फिर उसके बाद छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा कि हमने बताया है, पेडागॉजी ही पूरा ये जो सीटेट पढ़ते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होता है। तो इसमें देखो पढ़ते हैं हम, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना नहीं। पाठ्य पुस्तकों पर केवल क्यों निर्भर होना, दैट इज़ नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो यही ऑप्शन होगा। बच्चों के अनुभवों को मीन्स बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया है, बच्चा कैसे सीखता है। अगर वो अपनी बात कह रहा है तो हम उनके एक्सपीरियंसेस को अगर हम प्रमुखता नहीं देंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ से हो जाएगी। हम उनको समझेंगे, हमें लगेगा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, हम उसको बताएंगे बेटा कि इसको आप ऐसे चेंज करो, तो हमें उनको भी प्रमुखता देनी है। यंत्रवत याद करना बिल्कुल नहीं होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना था, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शंस हैं, ये रख देते हैं सब में। तो ये ऑप्शंस जैसे इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं ये कहीं भी मिल जाएँ तो इनको काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। फिर उसके बाद संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से। अब ये तो अगर रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझ के भी कर सकते हैं। देखो संवेग हमारा जो इमोशंस होते हैं एंड कॉग्निशन, ये क्या होते हैं भाई, जैसे कि जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, जब हम उस चीज़ को समझते हैं तभी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हमें मालूम है सत्य क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, या जो भी फीलिंग्स होती हैं, अगर उनकी हमें समझ है तभी हमारे अंदर इमोशंस भी आएंगे, वो इमोशंस तभी रिफ्लेक्ट होंगे। तो क्या होता है कि संवेग एवं संज्ञान ये एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं। मीन्स ओके, एक दूसरे में ही है, इंटरवोवन। ओके, अलग नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं, एक दूसरे से संबंधित नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सन्निहित है, इंटरवोवन है, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर आ गया कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। देखो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है,
कौन सा सही है? अधिगम, पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। बात लो, स्मरण की आ गई। अब जब स्मरण की आएगी तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम यंत्रवत याद कर, कितनी बार ये ऑप्शन रिपीट किया गया है? अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, नहीं होगा। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। मीन लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटिव एसोसिएशन, रिपीट करना बार बार, तो ये भी नहीं होता कंस्ट्रक्टिव। क्योंकि जब संरचनावादी अप्रोच होती है, संरचना क्या होती, नई नई चीज़ें आती, नए नए विचार आते हैं, वो सृजन होते हैं, क्रिएटिविटी होती है उसमें। चौथा ऑप्शन हम देखते हैं कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दैट इज करेक्ट। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। अब जहाँ पे सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो, इंगेजमेंट क्या है? पार्टिसिपेशन। अब इसको विनियोजन इन्होंने लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश पढ़ लेना। एक्टिव इंगेजमेंट, और जहाँ पर भी एक्टिव इंगेजमेंट की बात होगी वहाँ पे संरचनावादी प्रक्रिया होगी, वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, वहाँ पे क्रिएटिविटी होगी। यही ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना इसको। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? मीन्स स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण जो दिए जाते हैं तो इसके क्या रिजल्ट रहते हैं? तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल सही बात है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं? ताकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, वो उन चीज़ों को समझ सकें। इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। मीन्स उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ठीक है, उसका हमने उदाहरण दे दिया, अब बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को रट लिया। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, तो हमें उन गैर उदाहरण भी देने होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, बेटा ये चीज़ यहाँ पे फिट बैठ रही, लेकिन यही चीज़ इस दूसरे जगह पे फिट नहीं बैठ रही। जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं ना, कई सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं हमें। जैसे एक ही रूल एक जगह पे लग रहा है, वही रूल दूसरी जगह पे नहीं लग रहा है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ऐसे ही उदाहरण और गैर उदाहरण देने से क्या होता है कि बच्चे की एक अवबोध, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये यही ऑप्शन होगा। बाकी भी हम देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं होगा, भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न करता है ये। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं होगा। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर नहीं, तो ये मतलब अवधारणा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे उदाहरण और गैर उदाहरण देंगे तब अवधारणात्मक समझ ही होगी। जब ये कह रहे हैं यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन जो कि करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं 23, दैट इज़ यू सी, ओके सॉरी, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अब जैसे क्या है, बच्चे को अगर हम लगातार उसको दंड भी दे रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बिल्कुल ही निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अभिप्रेरणा क्या होती है? बढ़ती है उसकी, बच्चे की। मीन्स अभिप्रेरणा कम नहीं होती है, बाह्य अभिप्रेरणा की बात हो रही। और ये पुरस्कार देना, दंड देना, ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक नहीं होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, हाँ, अभिप्रेरणा बढ़ती है, लेकिन आंतरिक नहीं बढ़ती है। यहाँ पे आंतरिक वर्ड आ गया। अगर बाह्य अभिप्रेरणा होती तो हम मान सकते थे। तो यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तो इंटरनल है ही कहाँ, ये तो पुरस्कार दंड तो बाह्य इंसेंटिव है ना। फिर उसके बाद या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर, जिसको पढ़ेंगे, वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रैदर देन परफॉर्मेंस गोल। ओके, तो मास्टरी मीन्स, तो ये भी कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि क्या नाम, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब इसका मतलब ये होता है
अब बच्चे अगर उनको पुरस्कार दंड और हमें देना है तो जायज़ सी बात है वो प्रदर्शन अच्छा करना की कोशिश करेंगे। अगर पुरस्कार मिलेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के बजाय, कि निपुणता क्यों, निपुणता के एक्सपर्टाइज वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मास्टरी तो नहीं वो गेन करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा, जो स्वाभाविक है, नेचुरल, क्योंकि अब अगर आप दंड दोगे उसे तो उसकी स्वाभाविक रुचि कम हो जाएगी। फिर वो काम क्या करेगा, कहेगा अरे मुझे दंड मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा तो हम काम करेंगे, तो वो फिर दंड और पुरस्कार से चलने लगता है। तो इस वजह से यही कहा जाता है कि हमें बच्चे को दंड नहीं देना है और पुरस्कार भी, इसीलिए ये चीज़ें बैन हो गई हैं अब धीरे धीरे। तो इससे क्या होती है, बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है, जो कि सही बात, जो कि सही बात है। यही इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको मतलब समझने की कोशिश करना, क्योंकि दंड आ गया आराम में, और दंड जहाँ पे दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे की जिज्ञासा कम हो जाए, उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा कम हो जाती है। अब मान लो हम क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा है, तो अगर हम पुरस्कार और दंड नहीं दे रहे तो वो अपने आप पढ़ेगा। लेकिन अगर हमने कुछ रख दिया, चलो आप, हमने रख दिया जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा उसको हम पेन देंगे, और जो नहीं लाएगा उसको पनिशमेंट देंगे। अब बच्चे की आंतरिक प्रेरणा रही नहीं, स्वाभाविक प्रेरणा रही नहीं वहाँ पे। अब उसकी, और वो स्वाभाविक वाली तो कम हो जाएगी ना। दैट इज़, अब वो क्या करेगा, उसकी वजह से, डर की वजह से करेगा, वो नेचुरल नहीं रहा। अब वो मैन मेड हो गया, मतलब टीचर मेड उसकी जो है प्रेरणा हो गई या जिज्ञासा हो गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही होगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम मीन्स दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। शारीरिक दंड फिर आ गया, तो शारीरिक दंड तो बढ़ावा नहीं देता है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तो ये तो सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट है तो सही होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, ये भी सही होगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है, तो इसमें हाँ यही गड़बड़ हो गया भाई। अब जैसे इसमें निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन की बात आ गई, ठीक है, निरंतर तुलनात्मक, तो हमें तुलना नहीं करनी है, ये चीज़ याद रखना, तो ये भी नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले बताया है, कई वीडियोस में मैंने बताया है कि बच्चे की तुलना अदर बच्चे से नहीं करनी है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसको कुंठित हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड एंड थर्ड किस में है, सेकेंड ऑप्शन, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मीन्स हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन। फैसिलिटेट, सहज, देखो यहाँ पे उन्होंने सहज करना लिख दिया, यहाँ पे फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट क्या होता है, जैसे कि हमने बताया, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात हो रही, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, एक व्याख्यान दे करके, नो। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तो चलो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जटिल अवधारणाओं की बात हो रही है। फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बिल्कुल नहीं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, और जहाँ पे अवसर की बात आती है वही सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, मैंने हमेशा बताया। अन्वेषण, और फिर यहाँ पे बात आ रही है इसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी, किस चीज़ की, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन की, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सॉरी, तो एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। मीन्स एक इफ़ेक्टिव
बच्चे को एक इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए वो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार की बात हम नहीं करते हैं सीटेट में। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, केवल आ गया इसमें, और केवल वर्ड आता तो अच्छा नहीं होता थोड़ा सा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करके, दंड की बात आ गई, नहीं होगा। आप चौथा हम नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हमें पता है कि यही होगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात था, उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित, सॉरी, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ये जो है ये रटने वाला क्वेश्चन मतलब है। अब जैसे जो तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है वो पहले ही मतलब शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी में होता है। बाकी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन रटने वाले भी आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब यहाँ पे याद रखना नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है तो ये तो इसका सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है तो ये भी इसका सिद्धांत है, मॉडिफाई भी होता रहता है। विकास आनुवंशिकता में परिणाम दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये गलत बात है। जबकि सांस्कृतिक तो हमने पढ़ा ही है, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी, कल्चर भी विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इसमें नहीं पूछ रहा तो नहीं में चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर वैयक्तिक, जैसा कि हमने बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखो आ गया। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता की बात हो रही है तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। अब प्राथमिक कारण की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, तो ये नहीं होगा। जनरली हम लोग इसी को करते हैं कि जेनेटिक्स देखते हैं बच्चों में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसी के हिसाब से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को करते हैं, लेकिन सीटेट में नहीं होता है ऐसा। जन्मजात विशेषताएं, तो ये भी नहीं होगा। पर्यावरणीय प्रभाव केवल, ये भी नहीं होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यही होती है इसमें। दोनों मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या था, आनुवंशिक संकेत होता है, यहाँ पे केवल जन्मजात विशेषता, यहाँ पर केवल पर्यावरण। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस में साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है उस पर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ हो गया। लास्ट है, रटने वाला क्वेश्चन है, समझ के भी कर सकते हैं फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण? अब द्वितीयक, प्राथमिक क्या होता है, हमारा घर होता है ना। अब यहाँ पर द्वितीयक इन्होंने पूछ दिया। अब परिवार एवं पास पड़ोस, तो परिवार तो भाई प्राथमिक में आता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पास पड़ोस तो मान सकते द्वितीयक है, लेकिन परिवार आ गया तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, परिवार एवं मीडिया, तो इसमें भी परिवार आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, विद्यालय एवं मीडिया, और विद्यालय, मीडिया एवं पास पड़ोस। अब एक्चुअली देखो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। द्वितीयक सामाजिकरण की बात ये कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ये भी ऑप्शन सही है, विद्यालय एवं मीडिया, हालांकि इन्होंने माना इसी को था। और मीडिया एवं पास पड़ोस, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग है वो है विद्यालय एवं मीडिया, दैट इज सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलो इसको यहीं पे हम फिनिश करते हैं। और अभी हम ये प्राइमरी का पेपर था, उसके बाद हम जूनियर का भी करेंगे। और शायद अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी आसानी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई भी टफ नहीं है, बस ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की। चलो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं फिर।